नमस्कार। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज आपको इन्वेस्ट कहाँ, कैसे और कब करना है उसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। आइए मेरे साथ बने रहिए अगले 24 से 25 मिनट और हम जानते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि निवेश क्या है। निवेश उसको कहते हैं जहां आपके पास कुछ पैसे होते हैं और आप उस चीज में निवेश कर रहे होते हैं जिस चीज से आपको कुछ बदले में रिटर्न आएगा। जैसे आप समझिए, थोड़ा सा एग्जांपल, ये छोटा सा, आप गांव में देखे होंगे कि आप किसी को रुपया ब्याज पे देते हैं तो वो बदले में आपको कुछ इंटरेस्ट देता है, जैसे 2 रुपया सैकड़ा या ऐसे 3 रुपया सैकड़ा में चलता है गांव में आजकल। तो उसी प्रकार जो उसको हम कह सकते हैं कि निवेश हमने किया है, वो थोड़े समय के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, 1 साल 2 साल। मतलब ये होता है कि जो जिसने पैसा लिया है वो जब रिटर्न कर। ठीक है। तो इन निवेश का मतलब ठेठी आप कह सकते हैं देसी भाषा में यही है कि जहां आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहां से कुछ आमदनी आए उसको निवेश कर, और जहां से कुछ आमदनी नहीं आएगा उसको खर्चा। ठीक है। आइए अब समझते हैं कि निवेश क्यों जरूरी है। निवेश जरूरी क्यों है? निवेश इसलिए जरूरी है कि जो आज पैसे की वैल्यू है, 1 साल बाद उस पैसे की वैल्यू कितनी होगी। ये निवेश अगर आप करते हैं तो उस पे 2% 3% 4% का ब्याज आता है या इंटरेस्ट आता है। वही इंटरेस्ट जो अगले साल जो आपका कहते हैं महंगाई बढ़ जाती है या फिर किसी सामान का रेट बढ़ जाता है, तो उस गैप को भरने के लिए अगर आप 100 रुपया कहीं इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए 1 साल में वो 5 रुपया 6 रुपया रिटर्न देता है, तो अगले साल वही 106 रुपया हो जाएगा या 105 रुपया हो जाएगा। तो जो सामान आप जरूरत की चीजें खरीदते हैं उसके भी मूल्य, अगर कोई सामान आप 100 रुपया में आज खरीद रहे हैं तो अगले साल आपको 6 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी कि 106 रुपया पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं आज के समय में 100 रुपया, तो अगले साल वो 106 रुपया हो जाएगा, जिससे ये होगा कि आपको कोई वस्तु अगर आपको खरीदना है तो आपको फिर कहीं से लोन लेना या कर्ज लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास उतने रुपए आ गए हैं। 100 रुपए का 106 रुपया हो गया, जो कि आप जरूरत की आवश्यक वस्तुएं खरीद सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास अगर 100 रुपया है तो वो 100 रुपया ही अगले साल भी। इसीलिए निवेश करना जरूरी है ताकि आप जरूरत की चीजें, आवश्यक वस्तु जो भी आपको जीवन में चाहिए, कम से कम उसको आप मेंटेन कर सकें। अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टर नहीं है, बहुत इन्वेस्ट करना नहीं यानी कि आपके पास अगर बहुत पैसे नहीं है जिससे कि आप बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप छोटे से शुरुआत करके उसको डबल ट्रिपल जो है 4 गुना 5 गुना 10 गुना 1000 गुना 10,000 गुना कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि हम निवेश, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो कहाँ कहाँ और कब और कैसे करना चाहिए। देखिए, नंबर 1 है कि इन्वेस्ट जो है कब करना चाहिए। इन्वेस्ट आपको जब आप पैसे अर्न करने लगे, या फिर जब आपके पास पैसे हैं। आप अगर मान लीजिए 100 रुपया है आपके पास, तो उसमें से कहा जाता है कि 25 रुपया आपको फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना है, भविष्य के लिए निवेश करना है, जहां से वो पैसा आपको भविष्य में जो आने वाली जरूरत है, जो आवश्यक है, जो जितना मूल्य चाहिए आपको चुकाने के लिए किसी वस्तु का, किसी सामान का, तो वो आपको पूरा करने में मदद करेगा निवेश। अगर आप मान लीजिए 10 साल के हैं तो आप अभी से ही निवेश करना शुरू कर सकते हैं। निवेश करने का कोई उम्र नहीं है, बस आपके पास पैसे होना चाहिए जहां से आप उसको निवेश कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप छोटे हैं, मीन्स 18 साल से कम उम्र के हैं, तो आप अपने पिताजी के साथ या भाई के साथ, उनके साथ मिलके निवेश कर सकते हैं। अब है कि इन्वेस्टमेंट कब का क्लियर हो गया, कब से करना चाहिए, आप कब करना चाहिए, कब करना चाहिए कि ये भी इम्पोर्टेंट। कब करना चाहिए कि जहां से अच्छा रिटर्न है।
देखिए आज के समय में बहुत सारे जगह है, बहुत सारे चीजें हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस वहां से पैसे आमदनी इंटरेस्ट के रूप में ले सकते हैं। पहला उदाहरण तो मैंने आपको दिया कि गांव में ऐसा चलता है, ब्याज पे रुपया लगाना चलता है, सूद उसको बोलते हैं हिंदी में। तो सूद पे भी लोग पैसा लगाते हैं, तो वहां से भी पैसे रिटर्न आते हैं मूलधन के सहित, वो वापिस करता है जिसने पैसा लिया है। एक तो लोन होता है, उधार वाला पैसा होता है, उधार वाला पैसा में आपको ब्याज नहीं मिलता, बस जो आपने दिया है वो वापिस होता है। अगर आपने किसी को ब्याज पे दिया है तो वो ब्याज सहित मूलधन के साथ रिटर्न करता है। ठीक है। अब ये आता है कि गांव में तो चलो ये सब सिस्टम है कि आप जब किसी का खेत है, किसी को पैसे की जरूरत है, तो वो अपना खेत जो है सूद पे रख देता है, उसको सूद भरना बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो मूलधन है वो मूलधन रहता है, लेकिन इंटरेस्ट जो है आप उसका खेत जब आप करेंगे, उसमें फसल बोएंगे, तो वो आपका अपना इंटरेस्ट समझिए, वो इंटरेस्ट होगा आपको। जो जिसने अपना खेत शुद्ध भरना पे रखा है, तो वो आपको रिटर्न वगैरह कुछ नहीं देगा, बस मूलधन आपको वापस करेगा जब वो खेत अपना आपसे, मीन्स आपको जो खेत जो फसल उगाने के लिए दिया है वो खेत आपसे लेगा, मीन्स वो अपना करेगा। तो वो पहले आपका रुपया रिटर्न करेगा जो मूलधन आपने दिया है, तो तभी वो खेत ले सकता है। इस प्रकार से भी आप जो है पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। बशर्ते यहाँ है कि जिसको आपने रुपया दिया है उसका आप खेत में फसल उगा रहे हैं, तो जो फसल उगा के जो बेचते हैं वही समझिए आपका इंटरेस्ट। ये तो हो गई गांव की बात, खेती का बात है। अब आते हैं शहर। शहर में तो आप सभी नौकरी ही करते हैं, ऑलमोस्ट नौकरी और कोई बिजनेस करते हैं। तो आपको पैसा अधिक है, या आपको ये समझिए कि पैसा अधिक रहे या ना रहे, आप अपनी लाइफ मेंटेन कर रहे हैं, तो उसी में से आपको जैसे 100 रुपया है पर डे का, या फिर 100 रुपया आपके पास है, एक उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ, तो 100 रुपया है तो आपको 100 रुपया में से 30 रुपया 25 रुपया इन्वेस्ट करना है फ्यूचर के लिए। ठीक है। ये हो गया बात। अब कब करना है, कब से का हो गया, अब कब करना। अब ये देखना है कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, कहाँ कहाँ हम पैसा निवेश कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। आज के समय में निवेश करने के तरीके भी बदल गए हैं, निवेश का प्रोडक्ट भी नए नए आ गए हैं, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। जो बेसिक निवेश का चीजें हैं, अभी भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पे निवेश आप कर सकते हैं। वहाँ की प्रोडक्ट का नाम कुछ तो आपको पता ही होगा, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है, कुछ रिकरिंग डिपॉजिट होता है, कुछ पीपीएफ होता है। अब एक नया आया है 2016 से, सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपके घर में दो बेटी है, बच्ची है, तो उसके नाम से भी आप पर बच्ची के नाम से पर ईयर जो है, प्रत्येक साल जो है 1.5 लाख तक आप जमा कर सकते हैं, जहां से आपको रिटर्न 6% 7% आपको मिलता है। उसी तरह एफडी में भी, फिक्स डिपॉजिट में भी मिलता है। ये तो हो गया बेसिक चीज जहां आप निवेश कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से सिक्योर है। ये पूरी तरह से सिक्योर है, जहां आपको किसी प्रकार का टेंशन लेने का या तनाव लेने की जरूरत नहीं है, मुक्त रहिए तनाव। यहाँ पे रिस्क जो है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, इन द सेंस कि अगर वो पोस्ट ऑफिस, तो आपको पता है पोस्ट ऑफिस कितनी बड़ी नेटवर्क है, कभी समाप्त होने वाली नहीं है, सरकार की है। बैंक भी सरकारी बैंक है, तो वो कभी समाप्त होने वाली नहीं, क्योंकि ये इसमें इतने सारे पूरे भारत के लोग ही उसमें जुड़े हुए हैं, तो ये भी खत्म होने नहीं, तो ये सिक्योर है। अब अगर आते हैं इन्वेस्ट, ये तो बैंक में हो गया या किसी और जो है पोस्ट ऑफिस में हो गया। अब इन्वेस्ट एक जगह और कर सकते हैं, हर कोई कर रहा है, रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है इस बात का कि जो प्रॉपर्टी आप अभी ले रहे हैं वो आगे 10 साल बाद या 20 साल बाद कितना रिटर्न देगा। अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस, आप रहने के पर्पस से नहीं ले रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आपको वो चाबी देगा, मान लीजिए आप फ्लैट ले रहे हैं, ठीक है, फ्लैट ले रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस एरिया का आने वाले समय में कितना जो है डेवलपमेंट होना है,
और कितना वहां से रिटर्न आ सकता है, ये आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको अंदाजा लगाना नहीं आता है तो कोई प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, जो रियल एस्टेट के खिलाड़ी हैं, उससे सलाह लीजिए इस विषय में। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज में आपको एक्सपर्ट से सलाह लेना है, तो उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट के पास ही जाइए। मान लीजिए आपको रियल एस्टेट का जानकारी लेना है, तो आप फाइनेंस वाले बैंक वाले के पास जाके बात नहीं करेंगे कि हमको रियल एस्टेट के बारे में बताइए। जी नहीं, ऐसा अगर करेंगे तो वो आपको सही से बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उसके एक्सपर्ट नहीं है। जो एक्सपर्ट है उसके पास है, वही आपको सही बताए। ठीक है। तो दूसरी बात है कि प्रॉपर्टी में ये ध्यान रखना पड़ता है। एक तो मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रॉपर्टी जहां आप ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं या घर ले रहे हैं या बंगला ले रहे हैं, अगर पर्पस आपका क्या है, अगर आपका अपना रहना है तो वहां देखिए कि आपको कितने जहां अभी आप रेंट पे रह रहे हैं वहां का किराया, और जहां आप रहेंगे वहां का किराया कितना हो सकता है। अगर बराबर है तो आप वहां पे ले लीजिए, ताकि आपको जो आप रेंट दे रहे हैं तो वो आपका, आप उस रेंट को आप उसी घर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ताकि अगर आप शादीशुदा हैं और शादीशुदा अब जो है बच्चे भी हैं, तो आगे भविष्य के लिए, और बच्चे को उसी शहर में रहना है, तो बच्चे के लिए एक घर हो जाएगा, परमानेंट अस्थाई पता हो जाएगा। अगर आपके पास अधिक पैसा और आप सोच रहे हैं कि उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा देंगे, तो आपको लेने से पहले उस चीज, उस एरिया का आपको स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में उस एरिया का क्या जो है रेट, आप कह सकते हैं रेट रहेगा कि किराया कितना आएगा, रेंट कितना आ सकता है, उस एरिया में क्या क्या और डेवलप होना है या फुल्ली डेवलप्ड हो चुका है। अगर फुल्ली डेवलप्ड हो चुका है तो उस एरिया का रेट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। जो डेवलपिंग एरिया है वहां पे हो सकता है कि कुछ, जैसे मान लीजिए आप अभी आप उस डेवलपिंग एरिया में पैसा लगा रहे हैं 1 लाख, तो 3 साल बाद या 4 साल बाद वही 1 लाख की वैल्यू हो जाएगी 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख। तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये तो हो गई फ्लैट की बात या फिर प्रॉपर्टी की बात। अब है कि प्लॉट कहाँ लेना है। अगर आप प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लॉट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि प्लॉट कम है, धरती बढ़ नहीं रही है, लेकिन फ्लैट बनते रहेगा, टूटते रहेगा, बनते रहेगा, लेकिन जमीन टूटती नहीं है, बनती नहीं है। ये ऑलरेडी बना हुआ है, जितना पृथ्वी पर अवेलेबल है, पानी के अलावा, पहाड़ के अलावा, रहने के लिए, फसल उगाने के लिए, उसी चीजों में से वो जमीन निकाली जाएगी। ये जमीन बढ़ेगी नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको, अगर ले जो है प्रॉपर्टी, आप प्लॉट खरीद रहे हैं, कहीं का खेत खरीद रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। अगर आप लोकल हैं और लोकल में ही खरीद रहे हैं तो आपको ज्यादा चीजें की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि आप अपने तहसीलदार को जानते हैं, जिससे ले रहे हैं उसको जानते हैं, खाता खसरा जो सब है जमीन के मामले में सारा कुछ आपको पता है। समझ गए। लेकिन अगर आप लोकेलिटी में नहीं ले रहे, जहां आप नहीं रह रहे वहां नहीं, कहीं और ले रहे हैं, तो ये पता कर लीजिए कि आपका कोई आदमी वहां पहले से रह रहा है जो इस सब की जानकारी रखता है, तभी वहां पे प्लॉट लीजिए, नहीं तो आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। ऐसा भी होता है। अगर आपको जान पहचान नहीं है, अनजान है, तो आपको लोग ठग सकता है, इसलिए ठग लेगा। किसी का प्रॉपर्टी किसी के नाम से, अपने नाम से भी बेच सकता है। इस चीज से सतर्क रहिए। तो प्लॉट लेने के लिए आपको लोकल में ही लेना अच्छा रहेगा, इसलिए कि आप हर कुछ जानते हैं। अगर आप कहीं कुछ लफड़ा होता है या कुछ होता है तो आपको सब मालूम है, आप किससे संपर्क करना है, किससे क्या करना है, वो सारा कुछ मालूम। तो लेने से पहले ही सारा कुछ आप देख लेते, लेकिन आप जहाँ रहते नहीं, जहाँ के निवासी नहीं है, वहां जाके आप प्लॉट लेंगे तो आपको वहां पे श्योरिटी नहीं है, सिक्योर नहीं हो। इसीलिए वहां पर लेने से पहले जो ऑलरेडी वहां पे बहुत सालों से रह रहा है, वो उन्होंने ले रखा है, तो उसके माध्यम से, उसके सहायता से आप स्टेप ले सकते हो। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का तरीका मैंने बता दिया, एफडी में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में निवेश करने का तरीका मैंने बता दिया। अब अब आते हैं कि क्या गाड़ी में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अगर गाड़ी ले भी रहे हैं तो अगर उस गाड़ी को आप अपने किराए पे दे रहे हैं या ड्राइवर रख के उस गाड़ी को किराए पे चला रहे हैं, पूरे शहर में चलवा रहे हैं, उससे कुछ इनकम आ रहा है, तो वो भी आपका एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट। अगर आप पर्सनल यूज के लिए रहे तो पर्सनल यूज के लिए एक ही गाड़ी काफी है। अगर आपको डेली आना जाना होता है 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर, अधिक दूर के लिए आना जाना होता है, तो गाड़ी इज द बेस्ट। 5 किलोमीटर से कम ये जो है कम दूरी के लिए, 5 किलोमीटर से तक के लिए दूरी के लिए आपको बाइक ही काफी है। उसके लिए आपको कार की आवश्यकता नहीं है। उस 5 किलोमीटर से अधिक अगर आप जाते हैं तो कार प्रेफर कर सकते हैं, अगर ट्रैफिक कम है तो वो भी आपका जो है कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट है। आने जाने का समय बचेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो पैसा देते हैं वो बचेगा, है ना, तो उसको आप कहीं पे और इन्वेस्ट कर दीजिए। दूसरी बात है कि आप, ये तो तीसरा हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया। पहले मैंने आपको एफडी के बारे में बताया, बैंक में पोस्ट ऑफिस में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल तो ऐप भी आ गया है, मूवी क्विक का नाम है एक ऐप का, वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्होंने भी चालू किया है। तो ये एक डिजिटल हुआ, ठीक है, प्रॉपर्टी हो गया और ऑटोमोबाइल हो गया। अब आते हैं बिजनेस पे। बिजनेस में आप इन्वेस्ट जितना मर्जी कर दीजिए, आपका अपना बिजनेस है तो भी इन्वेस्ट कीजिए, बहुत इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉफिट उससे 100 गुना आएगा, ये कंफर्म है। जितना आप 100 गुना, तो मैंने जस्ट कहा, इतना अनलिमिटेड है, पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड है कमाने का बिजनेस से। वो चाहे आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर लो, लेकिन अगर आप बेसिक चीजों का बिजनेस कर रहे हैं, आदमी को बेसिक चीज क्या चाहिए, एक इंसान को बेसिक चीज क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। इन तीन चीज के अलावा एजुकेशन आता है उसके बाद। जब इंसान के पास खाने के लिए हो जाता है, पहनने के लिए हो जाता है, रहने के लिए हो जाता है, तब अगला जो उसकी नेसेसिटी होती है एजुकेशन। तो अगर इस चार चीज में आपका आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये बिजनेस सदा चलेगा और चलते रहे, ठीक है। लोग गाड़ी एक साल आगे पीछे भी ले सकता है, लेकिन लोग भोजन रोज करेगा, कपड़ा रोज पहनेगा, घर में रोज रहेगा। इसके अलावा, इन तीन चीज के अलावा एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए समाज में जीने के लिए, रहने के लिए, काम करने के लिए। तो अगर इस चार चीज के अलावा किसी और का आपको बिजनेस है तो उसमें आपको बहुत मार्केटिंग करना पड़ेगा, बहुत कैंपेन करना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है। लेकिन इस चार चीज के लिए आपको अधिक प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये आवश्यक चीजें हैं, और इंसान आवश्यक चीजों की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, या कुछ भी मीन्स कोई काम तो उसको करना ही करना है उस चीज को पूरा करने के लिए। अगर उतना भी नहीं करेगा तो इंसान जी ही नहीं सकता है। तो अगर आपका बिजनेस इस सेक्टर में है तो ये मान के चलिए कि ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, ये सदा अनवरत सदियों तक चलता रहेगा। आप चलाएंगे, आपके बेटा चलाएंगे, आने वाले आपके पोता चलाएंगे, उसके बेटा चलाएंगे, उसके पोता चलाएंगे, ऐसे करके चलते रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इस चार बिजनेस में अगर आप आते हैं तो वेल एंड गुड है। इसके अलावा भी कई प्रकार के बिजनेस हैं जो कि अब आज के समय में आवश्यक है। जैसे ऑनलाइन कुछ भी, कोई भी बिजनेस ऐप ही ओपन करना है, डिजिटल ऐप ही ओपन कीजिए, डिजिटल दुकान ही खोलिए, तो ये सब माध्यम है, यहाँ पे इन्वेस्ट आप कीजिए और ये पैसा ग्रो करेगा। पैसा डूबता नहीं है बिजनेस में। बिजनेस में पैसा उसी का डूबता है जिसने जो है अच्छे से, या उसको आप कह सकते हैं कि प्लान करके नहीं चला। तो मैंने तो आपको बता दिया कि चार जो बेसिक चीज है ना, इसकी हर एक हर हर समय डिमांड रहेगी। ये चाहे जो है सदियों तक चलता रहे। एजुकेशन की सबको जरूरत है, क्योंकि इंसान सोशल एनिमल है, सामाजिक क्या कहते हैं उसको, सामाजिक है। तो उसको आचार व्यवहार करने के लिए भाषा चाहिए, बोलने के लिए ज्ञान चाहिए, समझने के लिए, बात करने के लिए इतना तो चाहिए। वो पढ़ेगा तभी तो आएगा ना। अक्षर ज्ञान तो एटलीस्ट चाहिए सभी को, बिना अक्षर ज्ञान के कैसे होगा? तो ये सब में, इस सेक्टर में अगर आप आते हैं तो ये सदा चलेगा। इसके अलावा इसके सब सब सेक्टर होते हैं। जैसे कि आपको कोई काम के लिए जाना है तो गाड़ी चाहिए, वहां भी आप आ सकते हैं। फोन पे बात करने के लिए फोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए। आज के समय में ये सब पहले नहीं था, लेकिन अब है।
अब चाहिए तो ये सब में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। अब एक और नया चीज आ रहा है मार्केट में। मैं नया चीज तो नहीं कह सकते, बहुत पहले से है, लेकिन अवेयरनेस अब आई है भारत में लोगों को, जब से ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर वीडियो इतने सारे आ रहे हैं, उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये शेयर मार्केट का आपने नाम सुना होगा, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक, एसआईपी। तो ये सारी चीजें नई चीजें तो नहीं कह सकते, बहुत नई चीजें, बट ये चीजें अब लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट का ये अच्छा तरीका है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा उसके डिस्क्लेमर में लिखा रहता है कि दिस वन इज सब सब्जेक्ट पर्पस लाइक नो सिक्योरिटी पर्पस, ये सब बोलता है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर निवेश करने से पहले आप पूरा इसका स्टडी कीजिए। जैसे आप मैट्रिक का, ट्वेल्थ का, ग्रेजुएशन का पढ़ाई किए, तब आपको सर्टिफिकेट मिला, अच्छे से पढ़े, उसी तरह यहाँ पर इन्वेस्ट कर। अगर आप नए हो, अगर आपको इंग्लिश कम है, कमजोर है या नहीं आती है, तो इंग्लिश पहले मजबूत करो, क्योंकि ये जो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, एक टूल है, जिस टूल को आपको समझना है, क्योंकि ये सारा कुछ ऑनलाइन होता है, कोई फिजिकल चीजें नहीं होती है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखेंगे तभी आप इसमें इन्वेस्ट करके पैसा, यहाँ पे अनलिमिटेड रिटर्न है। आप 100 का 100 रुपया वापिस, 100 का मीन्स अगर आप 100 रुपया यहाँ लगाते हो तो उसका कई गुना आप निकाल सकते हो, रुपया कमा सकते हो, इतना पॉसिबिलिटी है। और अगर आपने 100 रुपया लगाया है तो 100 रुपया भी डूबने का पॉसिबिलिटी है, बट सब में नहीं है। जैसे आप इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं, तो वहां पे पैसे सिक्योर है, 99% सिक्योर है, 1% चांस होता है गड़बड़ होने का। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप आरडी कर लिए, एफडी कर लिए, पीपीएफ कर लिए, इससे बचा तो आप जो है प्रॉपर्टी में आ गए, प्रॉपर्टी में आने के बाद आप ऑटो में आ गए, ऑटो में आने के बाद बिजनेस में आ गए। यहाँ सब इन्वेस्ट करने के बाद आपको कुछ ज्ञान हुआ, कुछ चीजें सीखे, तब तक में आपने पढ़ा स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, कैसे काम होता है, कैसे लोग इन्वेस्ट करता है, कैसे लोग पैसा कमाता है। तब आप शुरुआत कीजिए। आने वाले दिनों में आज देखिएगा, यहाँ पे लोग 90% लोग यहीं पे इन्वेस्ट करेगा। तो बेसिकली क्या होता है, शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट कैसे करते हैं, मैं आपको एक कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये एक तरह से समझिए कि मान लीजिए आपकी कंपनी है, और आपने अपनी कंपनी को लिस्ट कर दिया है सेंसेक्स में। जो सेंसेक्स एक संस्था है, निफ्टी भी एक संस्था है, उसमें आपने लिस्टेड कर दिया है। अब क्या होगा कि आपकी कंपनी वहां पे लिस्टेड हो गई है, लोग आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेगा पैसा। अगर आपकी कंपनी ग्रो की, अच्छा की, तो लोगों को रिटर्न अच्छा मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट का। आपको पैसे लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़े बैंक से, आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि पब्लिक आपको पैसा दे रहा है कि आप अपना बिजनेस ग्रो करो। तो ये एक संस्था है जहाँ पे आप पैसा उस कंपनी में लगाते हैं। अगर कंपनी ग्रो किया तो पैसा आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा, मूलधन तो है ही, उस पे रिटर्न भी। मान लीजिए 100 रुपया आपने आज इस कंपनी में लगाया है, और ये कंपनी मान लीजिए आज हजार हजार करोड़ की है, तो कल मान लीजिए अगर 10,000 करोड़ की हो गई, तो एक साल बाद इतना ग्रो किया ना, तो आपका भी मनी इतना ही ग्रो किया, उसी उसी रेशियो से। ऐसे होता है इंडेक्स फंड। यहाँ पे तो अब ढेर सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग हो रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग हो रहा है, तो ये सब चीज नई नई चीजें आ रही हैं। तो इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज में इन्वेस्ट करने से पहले। इंडेक्स फंड जो है, मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिया कि जो आपकी कंपनी है, पब्लिक आपकी कंपनी में पैसा लगाएगी, आपकी कंपनी ग्रो किया, जिसने इन्वेस्ट किया पैसा आपकी कंपनी में, उसको भी पैसा मिलेगा, डिविडेंड के रूप में भी मिलेगा, और आपका पैसा भी डबल होगा, यहाँ ये भी हो सकता है। ठीक है। अब इसी चीज में और सारी वेराइटीज आ रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के नाम करके एक है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन चेन है। ये सब समझना पड़ेगा, कब आपको कॉल लेना है, कब पुट है, कब कब कॉल नहीं लेना है। इंट्राडे ट्रेडिंग है। तो ये सब चीजें नई नई चीजें इजाद की जा रही है, इन्वेंट की जा रही है, आविष्कार की जा रही है, नए नए तरीके बनाए जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के। ठीक है। तो बेसिक वही है, बेसिक आपका वही है।
कि एक कंपनी है जो कि लिस्टेड है निफ्टी में। अब तो अलग अलग सेक्टर की अलग अलग हो गई है संस्था, जैसे बैंक का अलग है, बैंक निफ्टी का अलग है, ऑटोमोबाइल का अलग है, निफ्टी नेक्स्ट है, निफ्टी 50 है, सेंसेक्स 30 है, बीएसई 30, जैसे संस्था है। आप इसको पहले पढ़िए, इसको पहले समझिए। इंटरनेट पे अवेलेबल है, BSCWW.com, BSC डालिएगा या NSC डालिएगा तो आपको आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा। हिंदी में भी आप उसे ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो। लेकिन आप पहले स्टडी कर लीजिए, आप उसके एक्सपर्ट से बात कीजिए इन्वेस्ट करने से पहले, फिर आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। आप आजकल तो इजी हो गया है इन्वेस्ट करना, ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी के ऑफिस जाके आप सारा कुछ पता कर सकते हैं। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट आएगा कि आपने इतने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, इतना शेयर आपने खरीदा है, ये सारा कुछ एक डॉक्यूमेंट आपको मेल पे आएगा, एक कॉपी भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोकर भी बैठा रहता है, वो भी आपकी मदद करेगा, लेकिन आप पहले स्टडी कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है, अगर वही मैंने आपको बताया, अगर कोई समस्या आती तो जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है ना, जैसे आपने एसबीआई में पैसा लगाया, एसबीआई में इन्वेस्ट किया या एचडीएफसी में इन्वेस्ट किया, तो आप किसी भी बैंक में, किसी भी एसबीआई के बैंक में जाके आप उसको डॉक्यूमेंट के साथ बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो आपको बता देंगे क्या सोल्यूशन। 100% गारंटेड है वो बताएं। ठीक है, क्योंकि आपने उसकी कंपनी में पैसा लगाया है तो वो, आप उसके इन्वेस्टर हैं, आप उसके जो है कह सकते हैं कि भगवान, आप इस तरह से कह सकते हैं, आपने उसको पैसा दिया है कंपनी को ग्रो करने के लिए। फिर वो क्या करती है, बैंक का तो अपना कुछ है नहीं, तो बैंक भी क्या करती है, बैंक भी अगर आप एसबीआई का इन्वेस्ट करते हैं एसबीआई में या एचडीएफसी में, तो वो भी क्या करती है, या एलआईसी में ही लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो एलआईसी वाले क्या करते हैं, वही पैसा को फिर वही शेयर मार्केट में लगाते हैं, वही वही सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। जो कंपनी ग्रो करती है तो एलआईसी को भी पैसा मिलता है। तो यही चीज है, फिर एलआईसी को जब पैसा मिलता है तो वही पैसा आदमी को देता है। तो यही एक चैन है। ये समझिए कि यहाँ से पैसा, आ, यहाँ आपसे पैसा लिया एलआईसी वाले ने जाके स्टॉक मार्केट में दिया, स्टॉक मार्केट वाले ने वापस पैसा एलआईसी को दिया इंटरेस्ट के साथ, वही इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा वापस देगा एलआईसी वाले। ये एक चैन बना हुआ, या बैंक कहीं भी आप दीजिएगा तो वही चीज है। आप पैसा दीजिएगा आपको रिटर्न में मिलेगा, आप नहीं दीजिएगा तो नहीं मिलेगा। ये सब इन्वेस्टमेंट का तरीका है। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं इन्वेस्टमेंट का, कहाँ कब और कैसे करना मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूं कि आपको कुछ समझ तो आई होगी इन्वेस्टमेंट क्या है कैसे है। और जो है इन्वेस्ट कीजिएगा, तभी आने वाले दिनों में, आप जो आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन होगा, चीजों के मूल्य बढ़ेंगे, तो उसको आप उस गैप को आप फुलफिल कर पाओ। नहीं तो अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो जितना आपकी इनकम होगी उसी में आपको मैनेज करना पड़ेगा। कुछ और चीजें कट, लाइक जो है कि कुछ और चीजों में मान लीजिए आपको कुछ आज करना है तो उसको आप स्टॉप करोगे, बोलोगे अगले साल करेंगे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, या फिर मान लीजिए आपके बच्चे अभी छोटे हैं, आगे आप बच्चे पढ़ाई करेंगे, 10वीं 12वीं 11वीं ग्रेजुएशन करेंगे, तो वहां पे थोड़ा अधिक रुपया चाहिए होता है। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए आपको अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। अगर आप अभी 10 साल के हैं तो शुरू कर दीजिए, पिताजी की हेल्प से ही शुरू कर दीजिए इन्वेस्ट करना। ठीक है, आप इन्वेस्ट कर दीजिए। 10 साल क्या, जब बच्चे जन्म ले तो बच्चे के नाम से भी आप जो इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, वो चाहे बेटा हो बेटी, इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। या तब तक अपने नाम से कीजिए, जब ये हो जाएंगे बड़े तो उसके नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए। ये भी कर सकते, लेकिन कीजिए, करना आवश्यक है। ठीक है, आपको ये नहीं करे कि सारा पैसा इन्वेस्ट ही करना है। अगर आप 100 रुपया कमाते हो तो 25 रुपया आपको इन्वेस्ट करना ही करना, ये मैंडेटरी है। इतना तो करना ही करना है। 25 रुपया जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा अगले साल, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको मैच करने के लिए उस लेवल को, मान लीजिए आज कोई 100 रुपया की चीजें हैं तो एक साल बाद वही 125 रुपया में मिलेगा। तो जो आज आप 1 जनवरी को 25 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वही 31 दिसंबर को वही रुपया जो है 125 रुपया होगा। तो अगले साल जो रेट बढ़ेगा चीजों की, खाद्य वस्तु की, खाने वाले वस्तु की, भोजन की, कपड़े की, रहने की, जो बढ़ेगी, तो उसको आप मैनेज कर लोगे। अगर आप नहीं करोगे ये सब तो फिर मैनेज करना मुश्किल होता है मेरे भाई, बहुत मुश्किल होता है, इस चीज को समझो।
तो आशा करता हूँ कि जो मैंने आप आपको बताया है इस चीज पे आप फोकस कीजिएगा, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा और पढ़िए, समझिए और इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और अगली वीडियो भी बहुत अच्छी बनाऊंगा कि अच्छे टॉपिक पे बनाऊंगा। अगली वीडियो हो सकता है कि पैसे हम कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप जरूर, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जो लोग नहीं जानते उसको भी पता चले कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे करना होता है। कुछ अगर आपको क्वेश्चंस है, डाउट है, प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए, मैं उसका यथा उत्तर देने का 100% प्रयास करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ समझने के लिए। और ये चीज है ना, फाइनेंस वाली चीज है ना, फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पैसे के लेन देन होता है ना, उस लेन देन को अकेले मत रखिए, अपने पास सिर्फ मत रखिए, परिवार में सबको बता दीजिए। अगर आप किसी से पैसा लिए हैं तो वो भी बता दीजिए, किसी को दिए हैं तो वो भी बताइए, अपने पास तक मत रखिए। समझ गए, पैसे का बात अगर है तो ये अपने पास मत रखिए, फैमिली में बता के रखिए कि किसी से कितना लिए हैं पैसा, कागज है तो फाइनेंस वाल जो रुपए पैसे का जो भी डॉक्यूमेंट है वो एक जगह रखिए, जो सबको मालूम होना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे है। ये नहीं कि एक डॉक्यूमेंट यहाँ रखे, दूसरा डॉक्यूमेंट वहां रख दे, तीसरा वहां रख दिए, अब ढूंढते रहो, ऐसा मत कीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। फाइनेंस का, खास करके फाइनेंस की चीजें का डॉक्यूमेंट, कागज आप जिसको कहते हैं, लिखा पढ़ी किया हुआ कागज, उसको एक जगह समेट के रखिए। और परिवार में सबको पता होना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ है। ठीक है, जीवन है, जीवन का आप कह सकते हैं कि क्या वैलिडिटी है वो आपको भी पता है, सबको पता है। इसीलिए फाइनेंस की चीजों को आप हमेशा अपने फैमिली के साथ बता के रखिए। नहीं तो आपको मालूम है, एक चीज और बताता हूँ इम्पोर्टेंट, LIC में इतना पैसा पड़ा हुआ है कि कोई क्लेम करने वाला नहीं है। वो इसलिए हुआ है कि किसी ने LIC में इन्वेस्ट कर दिया, और LIC ले लिया पॉलिसी, और बताया नहीं कि फैमिली में कि हमने यहाँ पे पॉलिसी लिया हुआ है, इतने का पॉलिसी लिया हुआ बताया नहीं है। और वो आदमी जो है उसकी वैलिडिटी समाप्त थी और वो चला गया। तो इस वजह से कोई क्लेम करने वाला नहीं है। पैसे कौन देगा बिना क्लेम के? LIC वाले कोई भी पैसा नहीं देगा। आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दीजिए ना, अगर आप सूद पे पैसे लग देते हो गांव में ही, तो जब तक आप कहते नहीं हो ना, तो सूद वाले भी जो लिए होते वो पैसा नहीं देता है। इसलिए आपको ही बोलना पड़ेगा। अगर आप मजबूत हो तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा गांव वगैरह में, वो जिसने लिया वो अपने आप ही पैसा आपको दे देगा, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना, ब्याज बढ़ रहा है ना। लेकिन फिर भी अगर आपसे मजबूत आदमी को आपने दिया है और आपको शक्ति नहीं है बोलने की, तो आपको लेने की, वो मतलब वो आपको नहीं देगा बिना बोले, तो आपको बोलना ही पड़ेगा। इसीलिए सेम चीज अप्लाई होता है जहां जहां आप इन्वेस्ट करते हैं। LIC में ही करते हैं, आप कहीं और करते हैं, तो आपको जाके क्लेम करना पड़ता है कि भैया हमारा रुपया है, हम वापिस चाहते हैं, इतना समय हो गया, मैच्योरिटी पूरी हो गई, अब हमें पैसे चाहिए। तो आपको क्लेम करना पड़ता है। जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे तो पैसे कोई नहीं देता है। अरे जब आप मांगोगे जब ही तो कोई कुछ देगा। अगर आपने दे ही दिया है तो आपको मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पे बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। आप भले आपने ही दिया है, अपना पैसा ही दिया है। अब आप एक बात देख लो ना, अगर आप किसी को उधार पैसा देते हो, मान लो 10 आदमी को देते हो ना, तो एक या दो आदमी अपने मन से बिना बोले पैसा रिटर्न कर देता है। लेकिन 8 आदमी आपको, जब तक आप नहीं बोलोगे, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे कि हमें किस लिए पैसा चाहिए, तब तक वो नहीं देता है। खास करके उधार पे दिया हुआ पैसा या लोन पे दिया हुआ पैसा। इसीलिए आज के समय में आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अगली वीडियो में कुछ और चीजें क्लियर करूंगा, आपसे मुलाकात होगी। और अच्छे से इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक दबा के कीजिए, कमेंट जो है भर भर के कीजिए, और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है मेरी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।